ओके चलो लेट्स शुरू करते हैं ना। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज फंक्शनल टेस्टिंग ना, फंक्शनल टेस्टिंग हो गया था। कोई इशू यहाँ तक किसी को फंक्शनल टेस्टिंग तक? नो सर। चलो नेक्स्ट शुरू करते हैं हमारी नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। इन केस ऑफ द नॉन फंक्शनल टेस्टिंग हमने क्या डिस्कस किया था कि व्हेन वी आर टेस्टिंग द बिहेवियर ऑफ द एप्लीकेशन और द सॉफ्टवेयर देन दैट इज नोन एज द नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। जब हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट चेक करते हैं, तो जब हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट चेक करेंगे देन दैट इज नोन एज द फंक्शनल टेस्टिंग, वो फंक्शनल टेस्टिंग कहलाएगा। एंड व्हेन वी चेक द फंक्शनैलिटी और द परफॉर्मेंस ऑफ द एप्लीकेशन और द सॉफ्टवेयर, तो वो हमारी क्या कहलाएगा? नॉन फंक्शनल टेस्टिंग कहलाएगा। ठीक है, चलो एक एक करके समझते हैं। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में हमारी जो पहली टेस्टिंग होगी, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में जो हमारी पहली टेस्टिंग होगी दैट इज द परफॉर्मेंस टेस्टिंग। इसको हम क्या बोलेंगे? परफॉर्मेंस टेस्टिंग कहेंगे, परफॉर्मेंस टेस्टिंग। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय परफॉर्मेंस टेस्टिंग? समझना, व्हेन वी वेरीफाई द एप्लीकेशन परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द फ्लो, ठीक है, तो उसको हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग कहते हैं। परफॉर्मेंस मतलब क्या हुआ? एग्जीक्यूशन के टाइम पर मान लो आप एक बेसिक एग्जांपल समझते हैं। मान लो हमने ना एक फ्लिपकार्ट का वेब पेज ओपन किया, ठीक है, ये हमारा फ्लिपकार्ट का वेब पेज है। हमने फ्लिपकार्ट का वेब पेज ओपन किया, तो इफ़ यू हैव लेट्स से अ बेटर इंटरनेट कनेक्शन, तो हाउ द पेज इज रिस्पॉन्डिंग, कितनी देर में पेज ओपन हो रहा है। व्हेन वी क्लिक ऑन द इलेक्ट्रॉनिक्स, तो कितनी देर में पेज ओपन होके हमें दे रहा है, दैट इज द परफॉर्मेंस टेस्टिंग। ये क्या कहेगा? हमारा परफॉर्मेंस टेस्टिंग कहलाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? व्हेन वी वेरीफाई, when we verify the application, when we verify the application performance, application performance during the execution, during the execution of the yeah, during the execution of flow, during the execution of flow, ऐसे लिखो execution of flow, so that it is known as, it is known as performance testing, it is known as performance testing। समझ में आया क्या ये चीज? यस सर, मतलब एप्लीकेशन का रिस्पांस रेट। yes, you can say the application response rate। ठीक है, अब एक बेसिक कंसेप्ट समझना, क्योंकि हम एप्लीकेशन का रिस्पांस रेट खुद से तो टेस्ट कर नहीं सकते कि कितने नैनो सेकेंड्स में ओपन हो रहा है, तो फॉर दिस वी यूज द टूल। ठीक है, फॉर परफॉर्मेंस टेस्टिंग है, फॉर दिस वी यूज अ टूल, इसके लिए हम एक टूल यूज करते हैं विच इज नोन एज जे मीटर। ठीक है, विच इज नोन एज जे मीटर। तो कौन सा टूल यूज करेंगे? जे मीटर यूज करेंगे। ठीक है, तो याद रखना है परफॉर्मेंस टेस्टिंग है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग में हम एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है ये चेक कर रहे हैं, और इसके लिए हम टूल कौन सा यूज करेंगे? जे मीटर। ठीक है, ओके सर। सेकंड इज लोड टेस्टिंग। सेकंड हमारा क्या है? लोड टेस्टिंग है। ठीक है, लोड टेस्टिंग में हम क्या करते हैं? वी नीड टू चेक द ट्रैफिक and the performance or behavior of the application during the time of traffic। मतलब जब बहुत सारा ट्रैफिक है, बहुत सारे लोग एक साथ लॉग इन है, फॉर एग्जांपल मान लो ये मेरा फ्लिपकार्ट है। ठीक है, फ्लिपकार्ट पे आज एक मेगा सेल आई, मेगा सेल आई, तो बहुत सारे लोगों ने एक साथ इस पे लॉग इन कर लिया। नाउ द बिहेवियर ऑफ द एप्लीकेशन, कि वो क्रैश तो नहीं हो रहा है, वो हैंग तो नहीं कर रहा है, उसका एग्जीक्यूशन टाइम रिड्यूस तो नहीं हो रहा है। फॉर दिस वी आर परफॉर्मिंग द लोड टेस्टिंग। इसके लिए हम क्या करते हैं? लोड टेस्टिंग करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? व्हेन द ट्रैफिक, when the traffic is increased, when the traffic is increased over the application, over the application, over the application, and we need to verify, we need to verify the behavior, the behavior of the application or software। We need to verify the behavior of the application or the software, then that is known as the load testing। इसके लिए हम क्या करते हैं? लोड टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, एंड फॉर द लोड टेस्टिंग अगेन वी नीड टू यूज अ टूल। इसके लिए भी हम एक टूल यूज करते हैं विच इज नोन एज द लोड रनर।
तो इसके लिए टूल कौन सा यूज होगा, लोड रनर होगा। याद रखना है हम यूजुअली नॉन फंक्शनल टेस्टिंग नहीं करते हैं। हम जब कंपनीज में जाएंगे हम नॉन फंक्शनल टेस्टिंग नहीं करेंगे, वी आर ओनली लायबल फॉर द फंक्शनल टेस्टिंग। ठीक है, हम फंक्शनल टेस्टिंग ही करते हैं। तो ये लोड रनर या जे मीटर्स हमारे लिए हमें सिर्फ पता होने चाहिए कि ये किस लिए यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द स्ट्रेस टेस्टिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्ट्रेस टेस्टिंग है। ठीक है, तो नेक्स्ट वी हैव द स्ट्रेस टेस्टिंग। अब समझना स्ट्रेस टेस्टिंग क्या है। जब भी कोई एप्लीकेशन एक बहुत लंबे समय तक रन हो रही है या कोई सॉफ्टवेयर एक लंबे समय तक रन हो रहा है, तो उस केस में उसके बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है, वो हैंग तो नहीं कर रहा है, वो क्रैश तो नहीं हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेस टेस्टिंग कहेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, व्हेन वी run or run our application, run our application, when we run our application for the long period of time, long period of time, long period of time, and then we validate, the behavior, the behavior behavior of the application, ठीक है, so it is called stress testing, so it is called stress testing। मतलब जब हम एक एप्लीकेशन के बिहेवियर को चेक करते हैं जब वो बहुत टाइम तक रन हो रहा हो, मतलब जब हमारा सर्वर बहुत टाइम से इंगेज हो, और जब बहुत टाइम से इंगेज हो रहा हम तब चेक करना हो कि उसके बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है, वो हैंग तो नहीं हो रहा है, स्लो तो नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे स्ट्रेस टेस्टिंग। एंड फॉर दिस वी यूज द जे मीटर। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जे मीटर। बताओ क्या समस्या। नो सर। बढ़िया। फोर्थ हमारा जो है उसको हम बोलते हैं स्केलेबिलिटी। क्या बोलेंगे, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऐसा समझना, जैसे आप सब लोगों ने ना यूनिवर्सिटी के रिजल्ट्स चेक किए होंगे। ठीक है, ओजस यूनिवर्सिटी का रिजल्ट चेक किया है। यस सर। ठीक है, आप ना नोटिस करना कि यूनिवर्सिटी के वेबसाइट्स पर कभी ट्रैफिक नहीं होता। मतलब आपने यूनिवर्सिटी में जहां से भी आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उसकी वेबसाइट को आपने रिजल्ट के अलावा और एडमिशन फॉर्म भरने के अलावा यूजुअली उसको ओपन नहीं करते हैं। ठीक है, तो यस होता सर। क्या है, यूजुअली उस पर ट्रैफिक होता है कम, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया उस पर ऑल ऑफ अ सडन ट्रैफिक क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और आपने अपना रिजल्ट देखा और आप लॉग आउट कर गए, आप फिर उसको ओपन नहीं करोगे। तो ऐसे वेबसाइट्स या ऐसी एप्लीकेशन जहां पर सडन इंक्रीज और सडन डिक्रीज देखने को मिले, ये सडन इंक्रीज और सडन डिक्रीज के केस में एप्लीकेशन का बिहेवियर क्या है, दैट इज नोन एज द स्केलेबिलिटी टेस्टिंग। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन वी या व्हेन ट्रैफिक, ऐसे लिखो, व्हेन ट्रैफिक is increased or decreased over the application, एक बार में इंक्रीज हो फिर डिक्रीज हो जाए, सो इन दैट केस we verify the behavior of the application or software, it is known as स्केलेबिलिटी टेस्टिंग। ये बात समझ में आई। सर तो मतलब एक वेबसाइट कितना एक्सपेंड कर सकती है वो टेस्ट कर रहे हैं। नहीं, कितना एक्सपेंड कर सकती है वो तो लोड टेस्टिंग है। आप जब ये टेस्ट करो कि वो कितने यूजर्स को एक साथ एब्जॉर्ब करके रन करा सकती है, वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी लोड टेस्टिंग कहलाएगी। अभी हम बात क्या कर रहे हैं कि हमारी एप्लीकेशन पर एक साथ ट्रैफिक इंक्रीज हुआ और एक साथ ट्रैफिक इंक्रीज होके एक साथ ट्रैफिक रिड्यूस हो गया। अब उस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, तो अब उस केस में हमारा एप्लीकेशन कैसे बिहेव कर रहा है।
तो वो हमारी स्केलेबिलिटी टेस्टिंग है। आया समझ में? ओके सर। ठीक है, इसके लिए भी हम जो टूल यूज करेंगे वो भी हमारा क्या होगा, लोड रनर। हम क्या करेंगे इसके लिए टूल यूज, उसके लिए भी जो हमारा टूल होगा वो हमारा कहलाएगा लोड रनर, लोड रनर कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ जो बनता है उसको हम बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग। क्या कहलाएगा? एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग क्या है समझना। अगर हम एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग की बात करते हैं तो व्हेन वी वैलिडेट आर एप्लीकेशन फॉर दोज पीपल हु आर फिजिकली चैलेंज। मान लो आप ना कभी एटीएम जाओ, तो आप एटीएम जाके देखोगे कि हमने अपना कार्ड एंटर किया तो वो बोलता है प्लीज एंटर योर पिन। ये आपको दिख रहा है कि वो पिन मांग रहा है, फिर भी उसने क्यों बोला प्लीज एंटर योर पिन? दोज हु आर नॉट एबल टू सी, उनके लिए भी उस एटीएम को एक्सेस करना क्या हो जाए, इजी हो जाए। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन वी वैलिडेट, व्हेन वी वैलिडेट our application, when we validate our application for those, for those who are physically, who are physically challenged, who are physically challenged, ठीक है, टू रन द एप्लीकेशन। तो उनके लिए अगर हम चेक करें कि कितनी इजीली हम दूसरे फिजिकली चैलेंज लोगों को भी इसको एक्सेसिबल बना सकते हैं, देन इट इज नोन एज एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग। ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो एप्लीकेशन को हम कितना एक्सेसिबल बना सकते हैं किसी के लिए, ये हमारी क्या होगी, एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग कहलाएगी। बढ़िया, ठीक है। सर इसमें जनरली वॉइस का चेक करते हैं। वॉइस चेक करेंगे, यूजली जनरली वॉइस ही होगा, क्योंकि अब हम तो डिजिटल मीन्स पर यूज कर रहे हैं, तो डिजिटल मीन्स पर यूज कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर तो डिजिटल ही हुआ। तो वहां तो हमारे पास कोई फिजिकल प्लेटफॉर्म होगा नहीं। जैसे हमारे पास अब एटीएम्स है, तो अब एटीएम्स में देखना नंबर्स पर भी वो ब्रेल लिपि लिखी रहती है ना? तो आप नंबर्स को हाथ से छू के भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये 1 है कि ये 2 है कि 3 है, बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो यूजुअली अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर में बाई वॉइस ही होगा। बट एक और कंसर्न होगा, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आई एम नॉट एबल टू रीड इंग्लिश एंड आई एम नॉट एबल टू रीड हिंदी, फॉर एग्जांपल आई एम लेट्स से कंफर्टेबल इन तमिल, तो आपकी एप्लीकेशन तमिल में अवेलेबल है कि नहीं है, तो ये भी एक्सेसिबिलिटी का पार्ट है भाई। वो आप, वो भी तो बंदा फिजिकली चैलेंज हो गया ना, मतलब वो भी तो एक ऐसा है ना जो इंटेलेक्चुअली रीड नहीं कर पा रहा है। तो अगर मेरी एप्लीकेशन सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है तो एक मास है जो उसको रीड नहीं कर पाएगा, उसको यूज नहीं कर पाएगा, तो भी मेरी एप्लीकेशन की जो डेप्थ है वो इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगी। तो उसको डिफरेंट लैंग्वेज में प्रेजेंट करना भी एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग होगा। ओके सर। ठीक है ना, बढ़िया। नेक्स्ट इज सिक्स्थ है हमारा, जिसको हम बोलेंगे वॉल्यूम टेस्टिंग। ठीक है, सिक्स्थ वन इज नोन एज द वॉल्यूम टेस्टिंग। ठीक है, सुनना, वॉल्यूम टेस्टिंग क्या होता है, ये बेसिकली क्लाइंट बेस्ड नीड है। फॉर एग्जांपल जैसे नेटफ्लिक्स है, अब नेटफ्लिक्स के ओनर की नीड है कि हमारा एक क्रेडेंशियल से सिर्फ 2 ही डिवाइसेस लॉग इन होनी चाहिए। 2 से ज्यादा लॉग इन अगर हो रहा है एक क्रेडेंशियल्स पर, तो उसको पहले किसी क्रेडेंशियल से लॉग आउट करना पड़ेगा, एंड दैट इज नोन एज द वॉल्यूम टेस्टिंग। उसको क्या कहलाएंगे हम, वॉल्यूम टेस्टिंग कहलाएंगे। तो इन द वॉल्यूम टेस्टिंग, in the volume testing, we will verify, we will verify that how, we will verify that how many machine, that how many machine we can, we can log, we can log in the same credentials, in the same credentials। ठीक है, इन विद द सेम क्रेडेंशियल्स कर दो, विद द सेम क्रेडेंशियल्स मतलब एक क्रेडेंशियल से आप कितनी डिवाइसेस को लॉग इन कर सकते हैं, देन इट इज नोन एज, देन इट इज नोन एज वॉल्यूम टेस्टिंग। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम टेस्टिंग कहेंगे। ये बात समझ में आई क्या? यस सर। ठीक है, तो इस चीज को चेक करना कि एक क्रेडेंशियल से कितने लोग लॉग इन कर रहे हैं,
ये हमारा वॉल्यूम टेस्टिंग है और ये प्योरली डिपेंड करेगा हमारे क्लाइंट पर कि हमारा क्लाइंट क्या नीड रखता है। बढ़िया। नेक्स्ट इज सेवेंथ वन। सेवेंथ इज नोन एज अ सिक्योरिटी टेस्टिंग। सेवेंथ क्या कहलाएगा? सेवेंथ हमारा सिक्योरिटी टेस्टिंग कहलाएगा। सिक्योरिटी टेस्टिंग क्या होता है? अगर हमारा कोई डेटा ऐप पर अवेलेबल है, ठीक है, जैसे मान लो हम फ्लिपकार्ट से जब शॉपिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल वहां स्टोर कर देते हैं। अब क्या कोई एप्लीकेशन में ऐसा लूप होल तो नहीं है कि कोई भी व्यक्ति किसी का भी डेटा जो है वो वहां से फेच कर सके? इस चीज की जो टेस्टिंग है उसको हम क्या बोलेंगे? सिक्योरिटी टेस्टिंग बोलेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? व्हेन वी वेरीफाई, when we verify the application, when we verify the application loops, sorry, application loophole करो, application loophole or forms or from where data can be theft, जहां से डेटा चोरी हो सकता है, ठीक है, उसको चेक करना क्या कहलाएगा? उसको चेक करना हमारा सिक्योरिटी टेस्टिंग कहलाएगा। ठीक है, यस। इसमें बताओ मुझे क्या समस्या है? नो सर। ठीक है, दीज आर द पार्ट ऑफ द नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। ये हमारा क्या है? नॉन फंक्शनल टेस्टिंग का पार्ट है। तो हमारा नॉन फंक्शनल टेस्टिंग यहीं खत्म हो जाता है। अब सेक्शन डिस्कस करना है, दैट इज नोन एज द एजाइल फ्रेमवर्क। जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो हमारा क्या है? उसको हम बोलेंगे एजाइल फ्रेमवर्क। ठीक है, समझना एजाइल फ्रेमवर्क क्या होता है। हम जब भी आईटी कंपनीज में जॉब करेंगे तो आईटी कंपनीज में हमारे पास एक प्रोसीजर होगा। ठीक है, प्रोसीजर कैसा होगा? प्रोसीजर होगा कि एक डेवलपर टीम होगी और एक हमारी टेस्टिंग टीम होगी। ठीक है, डेवलपर टीम और टेस्टिंग टीम साइमल्टेनियसली काम करेंगी। डेवलपर टीम ने कुछ एक पार्ट डेवलप करके दिया टेस्टिंग टीम को, टेस्टिंग टीम ने उसको टेस्ट किया, डेवलपर टीम को बताया कि भाई इस डेवलपमेंट में ये एक दिक्कत है तो इसको फिक्स करो। ठीक है, तो टेस्ट डेवलपर टीम क्या करेगी? उसको फिक्स करेगी, फिक्स करके फिर से टेस्टिंग टीम को देगी, टेस्टिंग टीम फिर से रीटेस्ट करेगी एंड देयर इज अ कंटिन्यूअस इटरेशन बिटवीन द टेस्टिंग एंड द डेवलपमेंट टीम। ठीक है, विच इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, दैट इज नोन एज द एजाइल फ्रेमवर्क। उसको हम क्या बोलेंगे? एजाइल फ्रेमवर्क बोलेंगे। until the application or the software is completely developed। ये बात समझ में आई तो मुझे बताओ, हम लिखें। यस सर। ठीक है, तो एजाइल इज यूज टू मेक, एजाइल इज यूज टू मेक द कंटिन्यूअस, agile is make used to make the continuous iteration between the developer and the tester। ठीक है, कंटिन्यूशन किसके बीच है? डेवलपमेंट और टेस्टर के बीच। ठीक है, अब मेजर कंसर्न क्या है? क्योंकि यहाँ पर एक साथ पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं होता। ठीक है, मान लीजिए एक कंपनी थी XYZ, वो किसी एक XYZ कंपनी ABC कंपनी के पास आई और बोला मुझे ये सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे दो मेरी कंपनी बिजनेस के लिए। ठीक है, तो अब ABC कंपनी क्या बोलेगी? ABC कंपनी ये नहीं बोलेगी कि आप साल भर के बाद आओ और अपना सॉफ्टवेयर लेके चले जाओ। ठीक है, एजाइल फ्रेमवर्क में क्या होगा? एजाइल फ्रेमवर्क में वो उसके छोटे छोटे पार्ट डेवलप करते जाएंगे और छोटे छोटे पार्ट जो हैं वो उनको दिखाते जाएंगे कि भाई ये डेवलप हो रहा है, और टेस्टिंग टीम को वही पार्ट वो वापस दिखाते जाएंगे कि भाई देखो ये चीज इतनी डेवलप हो गई है, टेस्ट कर लो। इट्स अ कंटिन्यूअस इटरेशन प्रोसेस। अब इन बिटवीन अगर हमारे क्लाइंट को लगता है कि भाई हमें ये चेंज की जरूरत है, ठीक है, कि हमें चाहिए है कि यार ये थोड़ा सा चेंज हो जाए, हमने पहले बताया था उसके कंपेरेटिवली हमें ये चेंज चाहिए, तो क्योंकि पूरा सॉफ्टवेयर अभी डेवलप नहीं हुआ है तो बीच में अगर कोई चेंज इंट्रोड्यूस करना होगा तो उसके बीच में एजाइल फ्रेमवर्क क्लाइंट को ये फ्रीडम देता है कि वो चेंज को इंट्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि क्लाइंट
can, client can introduce the changes in between, ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। अब इसी में अजाइल में हम बात करते हैं तो वी हैव द डिफरेंट फ्रेमवर्क्स इन अजाइल। हमारे पास क्या है? डिफरेंट फ्रेमवर्क हैं इन अजाइल। अजाइल में डिफरेंट फ्रेमवर्क हैं। क्या होता है फ्रेमवर्क? कोई बताएगा फ्रेमवर्क क्या है? जो ब्लूप्रिंट हम फॉलो करते हैं। जो ब्लूप्रिंट हम फॉलो करते हैं या जितनी भी चीजें हैं जो एक ही प्लेटफॉर्म पे दिखे, मतलब जो ब्लूप्रिंट है जहाँ एक ही प्लेटफॉर्म पे हमें सब दिखाई पड़े, वो हमारा फ्रेमवर्क होता है। आप कह सकते हो इट्स अ सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, विच इज ऑन अ सेम प्लेटफॉर्म विच नीड टू बी फॉलोड बाय एवरीवन, दैट इज अ फ्रेमवर्क। हम फ्रेमवर्क को बोलेंगे ऑल द थिंग्स, ठीक है, सेटअप, ऑल द थिंग्स सेटअप इन द वन प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी चीजें हो जाएं। अब अगर एजाइल फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो वी हैव द थ्री टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क। द वन इज नोन एज द स्क्रम फ्रेमवर्क, एक को हम क्या बोलेंगे? स्क्रम फ्रेमवर्क कहेंगे। द सेकेंड वन इज नोन एज द कैनमैन फ्रेमवर्क, सेकेंड हमारा क्या कहलाएगा? कैनमैन फ्रेमवर्क कहलाएगा। एंड द थर्ड वन इज नोन एज द, लेट्स से, एक्सट्रीम फ्रेमवर्क। थर्ड हमारा क्या कहलाएगा? एक्सट्रीम फ्रेमवर्क कहलाएगा। The third one is known as the extreme फ्रेमवर्क कहलाएगा, जिसको हम XP फ्रेमवर्क भी कहेंगे, ठीक है। एक एक करके बात करते हैं। पहला हमारा आता है स्क्रम फ्रेमवर्क। पहला हमारा क्या आएगा? स्क्रम फ्रेमवर्क आएगा। स्क्रम फ्रेमवर्क आएगा, समझना कैसा है। हमारे पास एक टेस्टिंग टीम है, ठीक है, हमारे पास एक टेस्टिंग टीम है, हमारे पास एक डेवलपमेंट टीम है, एक टेस्टिंग टीम है और एक हमारे पास डेवलपमेंट टीम है। जो टेस्टिंग टीम है ये किससे मिलके बनी है? ये बनी है टेस्टर से, ठीक है। और जो डेवलपमेंट टीम है हमारी, वो किससे मिलके बनी है? डेवलपर से। इसके पास पूरे डेवलपर हैं। अब टेस्टिंग टीम जो है, इस टेस्टिंग टीम का एक मैनेजर है जिसको हम टेस्टिंग टीम मैनेजर कहेंगे, ठीक है। टेस्टिंग टीम मैनेजर होगा। और वहीं पर डेवलपर टीम जो है उसका एक मैनेजर है जो डेवलपमेंट टीम मैनेजर होगा, ठीक है। मतलब हमारे पास एक टेस्टिंग टीम है, एक डेवलपमेंट टीम है। टेस्टिंग टीम में सारे टेस्टर बैठे हैं, डेवलपमेंट टीम में सारे डेवलपर बैठे हैं और इन दोनों का सेपरेट मैनेजर है, ठीक है। When we have the separate manager for the testing team and the developer team, then that type of framework is known as the Scrum framework. Agile में हम इसको क्या बोलेंगे? Scrum framework कहेंगे। बात समझ में आई? सर जैसे एक ही फ्रेमवर्क के अंदर दो सेक्शंस होंगे सेपरेट? नहीं, दो टीम होंगी। देखना, फ्रेमवर्क तो क्या है? काम करने का तरीका है। अगर हम शॉर्ट में समझे ना, इजी में, काम करने का तरीका है। अब काम करने का तरीका में क्या होता है कि एक टीम एक काम करती है, दूसरी टीम दूसरी काम करती है, लेकिन इन दोनों को एक ही मैनेजर लीड नहीं करता। इन दोनों को दो अलग अलग मैनेजर लीड करते हैं। तो टेस्टिंग टीम को मैनेज करने का काम टेस्टिंग टीम मैनेजर का होगा, डेवलपर टीम को काम मैनेज करने का काम डेवलपर टीम मैनेजर का होगा। ओके सर। ठीक है। और याद रखना है कि ये जो फ्रेमवर्क है हमारा, स्क्रम फ्रेमवर्क है, ठीक है, दिस फ्रेमवर्क इज मेनली यूज्ड इन द सर्विस बेस्ड कंपनी। ये मेनली कहाँ यूज होता है? सर्विस बेस्ड कंपनी में यूज होता है। डन ना? बढ़िया। दूसरा हमारा कहलाता है जिसको हम बोलते हैं कैनबैन फ्रेमवर्क, ठीक है। क्या कहलाएगा? कैनबैन फ्रेमवर्क कहलाएगा। कैनबैन फ्रेमवर्क में क्या होता है कि हमारे पास एक टेस्टिंग टीम होती है, एक डेवलपर टीम होती है। सेम वैसा ही है, टेस्टिंग टीम और डेवलपमेंट टीम किससे बनी होगी? टेस्टिंग टीम बनी होगी टेस्टर से, डेवलपमेंट टीम बनी होगी डेवलपर से। बट इन दोनों के सेपरेट मैनेजर नहीं होंगे, ठीक है। इन दोनों के सेपरेट मैनेजर नहीं होंगे, ये दोनों ही एक ही मैनेजर से लीड होंगे। एक ही मैनेजर इन दोनों को लीड करेगा।
वो हमारा क्या कहलाएगा, कैनबन फ्रेमवर्क कहलाएगा। वो हमारा क्या कहलाएगा, कैनबन फ्रेमवर्क कहलाएगा। ठीक है, और उन दोनों को टीम एक ही होगी, तो ऐसे लिखते हैं हम, इन कैनबन फ्रेमवर्क टेस्टिंग टीम, इन कैनबन फ्रेमवर्क टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट टीम, टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट टीम आर सेम, आर सेम। ठीक है, या हम कहें दे वर्क टुगेदर, दे वर्क टुगेदर। ये कैसे वर्क करते हैं, टुगेदर एक साथ काम करते हैं, टुगेदर एक साथ काम करेंगे, अलग अलग काम नहीं करेंगे। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, बोथ टीम, बोथ टीम हैज द सेम मैनेजर, बोथ टीम हैज द सेम मैनेजर, दोनों का मैनेजर क्या होगा, सेम होगा। एंड दिस टाइप ऑफ फ्रेमवर्क इज मेनली यूज्ड, इट इज मेनली यूज्ड इन द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। ये किसमें मेनली यूज होगा, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मेनली यूज होगा। यस, बताइए क्या समस्या है इसमें। नो सर। ठीक है ना। एक्सट्रीम फ्रेमवर्क जो है वो डेवलपर के द्वारा यूज होता है, तो वो हमारे काम की चीज नहीं है, हम उसको अभी इग्नोर करते हैं। चलो आगे समझते हैं। अब एजाइल में क्या होता है, थोड़ा समझना। हमारे पास एक पूरा प्रोजेक्ट था, ठीक है, हमारे पास एक पूरा प्रोजेक्ट था, मुझे ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। ठीक है, ये मुझे पूरा प्रोजेक्ट क्या करना है, कंप्लीट करके देना है। जब मुझे ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है, समझना, तो उस केस में हमारे पास क्या हुआ, हमने पूरा प्रोजेक्ट को एक अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। जो हमने प्रोजेक्ट्स को डिवाइड किया है उसको थोड़ा समझना। प्रोजेक्ट को एजाइल में हम कहेंगे कि एपिक है, पूरे प्रोजेक्ट को हम क्या बोलेंगे कि ये एपिक है। ठीक है, हमने एपिक या पूरे प्रोजेक्ट को जो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया है वो हमारी क्या कहलाएंगी, यूजर स्टोरी कहलाएंगी। ठीक है, तो समझ लो मेरे पास एक फ्लिपकार्ट का पेज बनाना था, मैंने फ्लिपकार्ट के पेज पर क्या किया, फ्लिपकार्ट के पेज को छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया कि भाई पहले लॉगिन बनाएंगे, फिर फंक्शनल बनाएंगे, फिर मोबाइल टेस्टिंग का कॉलम बनाए, मोबाइल का कॉलम बनाएंगे, फिर एक्सेसरीज का कॉलम बनाएंगे। तो ये छोटा छोटा पार्ट हमारा क्या हो गया, यूजर स्टोरी हो गया। तो जो पूरा प्रोजेक्ट था वो एपिक कहलाया, एपिक को जो मॉड्यूल्स में डिवाइड किया वो हमारे पास यूजर स्टोरी हो गया। तो एक एपिक में बहुत सारी यूजर स्टोरीज होंगी, ये बात ठीक है। यस सर। ठीक है, अब कोई यूजर स्टोरी बड़ी होगी, कोई यूजर स्टोरी छोटी होगी। तो हमने क्या किया, हमने अपने लिए फीजिबिलिटी के लिए हमने एक काम और किया कि हमने स्प्रिंट बना दिए। स्प्रिंट मतलब हम 15-15 दिन के काम डिवाइड कर दिए, हमने 15-15 दिन के काम डिवाइड कर दिए कि भाई हम 15-15 दिन में कितनी यूजर स्टोरीज जो हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो ये 15 दिन का जो काम है ये क्या कहलाया, स्प्रिंट कहलाया। 15 दिन का काम क्या कहलाया, स्प्रिंट कहलाया। तो अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज स्प्रिंट, कि पूछा जाए व्हाट इज स्प्रिंट, की स्प्रिंट क्या है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो स्प्रिंट है, स्प्रिंट इज अ ग्रुप, sprint is a group of user story, sprint is a group of user story which are completed, which are completed completed in 15 days। वो यूजर स्टोरीज का ग्रुप जो 15 दिन में कंप्लीट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, यूजर स्टोरी स्प्रिंट कहलाएगा। ये बात समझ में आई क्या। यस सर, प्रोजेक्ट को हमने पार्ट्स में डिवाइड किया और हर पार्ट को जो 15 डे में कंप्लीट हो रहा है उसको स्प्रिंट बोलते हैं। बहुत बढ़िया। अब प्रोजेक्ट को हम प्रोजेक्ट नहीं कहेंगे, प्रोजेक्ट को हम एजाइल में या हमारे जीरा में क्या बोलेंगे, एपिक। और मॉड्यूल्स को हम क्या बोलेंगे, यूजर स्टोरी। ओके सर। ठीक है, बढ़िया। तो अब ये काम आया कि भाई प्रोजेक्ट को या एपिक को जब यूजर स्टोरीज में डिफाइन करते हैं और यूजर स्टोरीज को 15-15 दिन के टेन्योर में डिवाइड करते हैं, ये काम करेगा कौन, तो दिस डिवीजन ऑफ वर्क, this division of work is done by manager। कौन करेगा, मैनेजर करेगा। ठीक है, एंड मैनेजर डिस्ट्रीब्यूट
मैनेजर डिस्ट्रीब्यूट द यूजर स्टोरी एंड स्प्रिंट टू द डेवलपर। भाई डेवलपर के पास भी होना चाहिए, डेवलपर को देगा, टेस्टर को देगा, एंड द क्लाइंट को भी बताएगा कि भाई आपका इतना इतना काम इतने इतने दिन में हो जाएगा। तो दिस डिवीजन इज क्रिएटेड बाय द मैनेजर, और मैनेजर ये बात सबको बता के रखेगा। ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे मान लो मैंने बोला मेरे पास एक स्प्रिंट है 1.0, मेरे पास 1.0 जो स्प्रिंट है ये किससे मिलके बनेगी, यूजर स्टोरी 1 से, यूजर स्टोरी 2 से, यूजर स्टोरी 3 से, मान लो 3 है। फिर हमने क्या बोला, स्प्रिंट 2.0 जो है वो स्प्रिंट 2.0 किससे मिलके बनेगी, यूजर स्टोरी, फॉर एग्जाम्पल बात करें तो हमने बोला यूजर स्टोरी 4 होगा इसमें और यूजर स्टोरी 5 होगा। फिर हमने बोला स्प्रिंट जो है वो स्प्रिंट 3.0 जो है, क्योंकि हमारी यूजर स्टोरी 6 बड़ी है, तो यूजर स्टोरी 6 बड़ी है तो यहाँ पर सिर्फ एक यूजर स्टोरी करनी है 6, तो ये डिफाइन कौन करेगा, ये डिफाइन करेगा मैनेजर। बात ठीक है? यस सर। ठीक है, तो अभी क्या चीज समझनी है कि जब हम आईटी कंपनी में काम करेंगे तो हमारे पास स्प्रिंट आएगी। ठीक है कि भाई नेक्स्ट 15 दिन में आपको क्या काम करके देना है, आपके पास एक स्प्रिंट आ जाएगी और आपको उस स्प्रिंट के बेसिस पर काम करना है। ठीक है, और उसी स्प्रिंट से यूजर स्टोरी बनती जाएंगी, यूजर स्टोरी मतलब मॉड्यूल बनते जाएंगे, और उसी मॉड्यूल को कंप्लीट करते करते हम एपिक कंप्लीट कर लेंगे। ये बात ठीक? यस सर, एक स्प्रिंट में मल्टीपल यूजर स्टोरी है क्या? हाँ, एक स्प्रिंट्स में मल्टीपल यूजर स्टोरीज हो सकती हैं, होंगी, जरूरी नहीं है। इसलिए मैंने बोला ना, जब यूजर स्टोरी 1 2 3 की बात हम कर रहे थे तो वो छोटी यूजर स्टोरीज थी, तो हमने वहां पर 3 ही यूजर स्टोरी बनाने की बात करी। लेकिन जब यूजर स्प्रिंट 3.0 में आए तो यूजर स्टोरी 6 बड़ी थी, तो हमने बोला कि भाई यूजर स्टोरी 6 को हम सिर्फ 15 दिन में कर पाएंगे, तो सिर्फ उसको एक यूजर स्प्रिंट में डाल दिया। ओके सर। ठीक है ना? ठीक है, अब हमारे पास एक कंसेप्ट आया जिसको हमने बोला what are the ceremonies in the agile में सेरेमनीज क्या होती हैं, ये आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द एजाइल सेरेमनीज इन एजाइल। तो याद रखना है एक जनरल वे में सेरेमनीज का मतलब होता है मीटिंग। ये वर्ड जरूर यहाँ पे सेरेमनीज यूज किया गया है, बट इसके लिए मतलब क्या होता है, मीटिंग होता है। तो क्या पूछा जा रहा है, व्हाट आर द सेरेमनीज इन द मीटिंग, तो दैट मीन्स द इंटरव्यूअर वांट टू आस्क व्हाट आर द मीटिंग्स इन द एजाइल। ठीक है, तो एक स्प्रिंट में सेरेमनीज जो होती हैं वो 4 होती हैं। तो सेरेमनीज इन द या ड्यूरिंग द सेरेमनीज ड्यूरिंग द वन स्प्रिंट आर। ठीक है, कौन कौन सी होंगी समझना। पहली सेरेमनी जो होगी उसको हम कहेंगे स्प्रिंट प्लानिंग, पहली सेरेमनी को हम क्या बोलेंगे, स्प्रिंट प्लानिंग कहेंगे। दूसरी सेरेमनी जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्रम मीटिंग, इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्रम मीटिंग। तीसरी सेरेमनी जो होगी हमारी उसको क्या बोलेंगे, स्प्रिंट रिव्यू। और जो चौथी सेरेमनी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, सुनते जाना। स्प्रिंट प्लानिंग का मतलब क्या है कि जब भी हम स्प्रिंट शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें कितना समय लगना है, या हमें उस स्प्रिंट के लिए क्या क्या रिसोर्सेज लगने हैं। मेनली हम बात करें रिसोर्सेज मतलब कितने लोग लगेंगे, कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, हम इस स्प्रिंट को कितने रिसोर्सेज के साथ टाइम पे कंप्लीट कर पाएंगे, ये हमारी पहली होगी जिसको हम बोलेंगे स्प्रिंट प्लानिंग। ठीक है, अब एक बार स्प्रिंट प्लानिंग हो गई, हमने बोला कि भाई हम यूजर स्टोरी 1, यूजर स्टोरी 2, यूजर स्टोरी 3, इन 3 यूजर स्टोरी को नेक्स्ट 15 दिन में कंप्लीट कर देंगे। हमें इसके लिए 4 लेबर फोर्स चाहिए, मतलब 4 वर्क फोर्स चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, 4 रिसोर्सेज मिल गए। अब 15 दिन बाद नहीं पूछेंगे उनसे कि भाई काम हुआ कि नहीं हुआ,
उसके लिए एक डेली स्क्रम मीटिंग होगी, जिसको स्क्रम मीटिंग भी कहा जाएगा और जिसको हम डेली स्क्रम मीटिंग भी कहेंगे। ठीक है, इसको डीएसएम कहेंगे। इन शॉर्ट क्या बोलेंगे? डीएसएम। डीएसएम मतलब डेली स्क्रम मीटिंग। तो रोज सुबह आपसे एक मीटिंग होगी, आपको एक टास्क दिया जाएगा और रोज जो टास्क दिया जाएगा उसका रिव्यू ले लिया जाएगा शाम को कि भाई कितनी मीटिंग कंप्लीट हुई है। इसको स्क्रम मीटिंग या डीएसएम कहा जाएगा। ये बात ठीक है? यस सर। ठीक है। अब स्प्रिंट रिव्यू का मतलब क्या हुआ कि स्प्रिंट खत्म होनी थी 15 दिन में, तो हमने 7 दिन के बाद मतलब मिडिल ऑफ द स्प्रिंट में चेक किया कि क्या हमारी स्प्रिंट ठीक से काम कर रही है, क्या हमारी स्प्रिंट जो है उसमें प्रॉपरली वर्क चल रहा है, हम उसको टाइम पे कंप्लीट कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और अगर नहीं कर पाएंगे तो स्पीड तेज करते हैं। उसको हम स्प्रिंट रिव्यू कहते हैं, जो मिडिल ऑफ द स्प्रिंट होगी। और एक बार हमारी स्प्रिंट खत्म हो जाए तो हम उसको फिर से रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि भाई लास्ट स्प्रिंट में हमने क्या गलत किया, क्या सही किया। जो गलत किया वो हम आगे कैसे इम्प्रूव करेंगे, वो स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव कहलाएगा। ये 4 मीटिंग क्लियर हैं तो बताओ। सर लास्ट वाला फिर से बता दो। एक स्प्रिंट खत्म हो गई, एक स्प्रिंट खत्म यस हो सर। गई तो एंड में हम क्या करते हैं, उस स्प्रिंट का रिव्यू करते हैं कि भाई जो लास्ट मीटिंग की थी हमने, लास्ट स्प्रिंट की थी, उस लास्ट स्प्रिंट में क्या सही था, क्या गलत था, क्या हम उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करेंगे टाइम पर अपनी मीटिंग को कंप्लीट कर लें। ओके मतलब सर। सर जैसे प्रीवियस डाटा को एनालाइज कर रहे हैं। हाँ, प्रीवियस वर्क को एनालाइज करते हैं और आगे वो गलतियां ना हो इसके लिए एनालिसिस करते हैं। ओके सर। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इसको। अगर स्प्रिंट प्लानिंग की बात करें तो क्या लिखेंगे? इन द स्प्रिंट प्लानिंग, इन द स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग, in the sprint planning meeting we discuss we discuss we discuss about we discuss about the current sprint, we discuss about the current sprint and current sprint, how much how much user stories we can cover, we can cover, and what are the resources, what are the resources required to do that, required to do that। ये हमारी क्या हुई? स्प्रिंट प्लानिंग हो गई। ठीक है, एक चीज। अब हम बात करते हैं डीएसएम की। तो डीएसएम हमारी क्या होनी है? डेली बेसिस पर होनी है, इसलिए हम इसको डीएसएम डेली स्क्रम मीटिंग भी कहेंगे। हम इसको क्या बोलेंगे? दिस मीटिंग will be happen at the daily basis, at the daily basis. In this in this we we had a discussion, we had a discussion about the daily task, about the daily about the daily task। ठीक है, that what we needs to be done, needs to be done for today। आज के लिए क्या काम करना है। ठीक है, ये डिस्कशन कहाँ होगा? डीएसएम में होगा। ठीक है। एंड इफ एनी वन फेसेस एनी चैलेंजेस, मतलब अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो हाउ वी कैन ओवरकम इट। सो हाउ वी कैन ओवरकम इट, हम इसको कैसे ठीक करेंगे, ये हमारा कहाँ होगा? ये हमारा स्क्रम मीटिंग में होगा। बताओ भाई, स्क्रम मीटिंग में क्या समस्या है? नो सर। ठीक है ना, सभी को क्लियर है? ठीक है। अब हमारे पास क्या आया? अब हमारे पास आया स्प्रिंट रिव्यू। स्प्रिंट रिव्यू कब होगा? मिडिल ऑफ द स्प्रिंट होगा कि भाई हम जो काम कर रहे हैं वो सही से हो रहा है, सही टाइम पे हो पाएगा कि नहीं होगा, हो पाएगा। तो दिस मीटिंग
this meeting will be happen, this meeting will be happen at the middle of the, at the middle of the sprint, at the middle of the sprint. ठीक है, in this we had a discussion, in this we had a discussion, we had a discussion, can we complete, can we complete the sprint, can we complete the sprint within a time limit, within a time limit, and if not, and if not, what need to be done for this. ठीक है, क्या करना है इसके लिए, ये हमारा क्या होगा, स्प्रिंट रिव्यू होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या? यस सर। ठीक है, अब आया स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, क्या आया, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। ये कब होगा, ये आफ्टर कब द होगी? स्प्रिंट इज ओवर। हाँ, ये एंड में होगी। तो दिस मीटिंग, this meeting will be happen, will be happen at the last, at the last। ठीक है, in this we had a discussion, we had a discussion, we had a discussion, what goes wrong, what goes wrong, and what goes good, and what goes good, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। ठीक है, what goes good into the current sprint, current sprint, इस current sprint में क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, and how we, and how we can overcome, we can overcome those challenges, जो challenges आए थे उन challenges को कैसे overcome किया जा सके into the next sprint, into the next sprint। यस, बताइए इसमें क्या समस्या। सर रेट्रोस्पेक्टिव से पहले जो भी स्प्रिंट के अंडर यूजर स्टोरीज थी वो सारी कंप्लीट है, अब उन्हें हम रिव्यू कर रहे हैं, राइट? यस, बिल्कुल, ओके सर। सर उसमें टेस्टिंग डेवलपमेंट सब कुछ हो गया है? सब कुछ हो गया। ओके। ठीक है, चलो ठीक है, एक काम करते हैं यार, आज इतना ही करते हैं, थोड़ा सा थक गया हूं, मैं इंटरव्यू भी ले रहा था, आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट हम एक बार बीच में देखते हैं, कभी टाइम निकालेंगे। अब थोड़ा सा बच्चा है, एक क्लास और लगेगी तो हमारा ये खत्म हो जाएगा। सर कल इंटरव्यू में इसी का आएगा सारा एसक्यूएल में? हाँ हाँ, सिंपल ही आएगा। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। सर ये इंटरव्यू टाइमिंग वही 11? इंटरव्यू टाइमिंग 11 नहीं, 11 नहीं है, बताता सर हूँ। सेव कर लो पहले। हाँ, मैं सेव कर लिया इसको, मैं बताता हूँ मैं कब करना है इंटरव्यू। ठीक है सर। ओके, बाकी सर आज का शेयर कर देना मैं नोट्स। शेयर कर देता हूँ आपको। हाँ जी। ओके, थैंक यू सर। ओके।